नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों या कोई भी एग्ज़ाम जो है जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है इसी साल। बीपीएससी जिला कला संस्कृति पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था दोस्तों उसका पेपर है जिला कला संस्कृति पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। तो ऑफिसर लेवल का जो एग्जाम था बीपीएससी का उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको देखना चाहिए ताकि आपका जो भी आगे एग्जाम है या अदर ऑफिसर लेवल का हो सकता है या कोई भी एग्जाम हो सकता है दोस्तों जहाँ साइंस पूछती है तो उस वहाँ के लिए आपके लिए बेटर रहेगा। इससे आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा, ट्रेंड किस प्रकार से अब चेंज हो रहा है वो पता चलेगा और क्वेश्चन का लेवल ये तो पता चलेगा दोस्तों। और अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उस लिहाज से भी आपको देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज़ तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जिला कला संस्कृति आपको तो हम पहले बोल दिए थे, उसी का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए 51 क्वेश्चन है, यहीं से साइंस स्टार्ट है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ, कोई एक ही मैटर है, आपने पढ़ा होगा कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के बारे में दोस्तों। तो जब सेम एक ही मतलब कह सकते हैं कि एटम एटम के बीच में एक ही एलिमेंट का यदि एटम है, अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही है। मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन का ही एटम है, तो उन दोनों के अलग अलग एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स या स्वसंजक बल। और अलग अलग रहता है तो मान लीजिए एक कार्बन है, दूसरा हो जाएगा आपका मान लीजिए ऑक्सीजन। तो यहाँ की जो एटम है कार्बन का एटम और यहाँ का जो एटम है, ये दोनों के बीच में फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। अलग मतलब एडहेसिव और सेम मतलब कोहेसिव। ऑल राइट। 52 देखिए, सही संबंध कौन सा है। ये तो वही है दोस्तों, द्रव्यमान घनत्व आयतन, ये सब में आपको अति रिलेशन बनाना है। तो आप जानते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन। 52 का सी। आसान क्वेश्चन है। 53 प्लीज़ अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन अच्छा है और बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है जो उसको आपको देख के जाना है। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए ताकि आगे अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। 53 छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है। छिपकली का पैर आपने देखा होगा, लिजार्ड का पैर। लिजार्ड क्या है, रेप्टाइल है। ओके, उसका कभी कभी फाइलम पूछ देता है। तो छिपकली का जो पैर है किसकी तरह काम करता है, मूविंग पैड की तरह, सक्शन पैड की तरह, ड्रिलिंग पैड की तरह या स्कीपिंग पैड की तरह। तो देखिए आप जानते हैं कि छिपकली जो है दीवार पे भी चढ़ जाता है। दीवार आपका चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो कैसे भी हो उस पर वो आसानी से चढ़ जाता है। इसके कारण उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो है दोस्तों कि उसका जो पाँव होता है, पाँव दिखेगा, पाँव और जो वॉल है दीवार के बीच में एयर का गैप नहीं होना चाहिए, एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देता है वो। इतनी बेहतरीन उसमें पकड़ होती है, ग्रिप होता है, जिसको कहते हैं हम सक्शन पैड। तो उसका पाँव सक्शन पैड की तरह काम करता है ताकि वो चाहे वो वर्टिकल वॉल हो या हॉरिजॉन्टल वॉल हो किसी पर भी आसानी से चल पाता है और इवन वो दौड़ भी पाता है, गिरता नहीं है। तो उसका पैर सक्शन पैड की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी पूछी है एक एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को रिपीट की है। 54 आसान है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर है, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है दोस्तों। लेकिन देखिए सबका यूनिट अलग अलग चेंज कर दिया, सब में 746, मैग्नीट्यूड तो सब में 746 है लेकिन यूनिट चेंज कर दिया गया है। कहीं पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, कहीं पर जूल है, कहीं पर अर्ग है। अर्ग आप जानते हैं दोस्तों, अर्ग क्या सीजीएस यूनिट है। अर्ग है सीजीएस यूनिट किसका, एनर्जी का। एनर्जी को हम मापते हैं जूल में, उसी प्रकार से अर्ग में भी हम मापते हैं, तो सीजीएस यूनिट है। फिलहाल हमारा आंसर तो हो गया 746 वाट, ऑप्शन ए। 55 सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों का क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया है। जो सनलाइट होता है आप जानते हैं हमें दिखता ही वाली वाइट हो, लेकिन उसमें कितना कलर है दोस्तों, 7 कलर है। ओके, क्योंकि आप उसको जब हम कभी आप क्लास में जूनियर क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे दोस्तों, 7 कलर को डिवाइड करके इस प्रकार से कलर करके, और इसको अगर हम एक स्पीड से रोटेट करते हैं तो ये 7 कलर जो है हमको वाइट कलर दिखने लगता है। तो वही है सनलाइट का। सनलाइट हमें वाइट दिखता है लेकिन उसके अंदर कितना है, 7 कलर है। उसका अरेंजमेंट क्या है, तो विविगियोर क्या है, विविगियोर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिसमें वेवलेंथ का ये क्या है दोस्तों, वेवलेंथ का क्रम है। लेफ्ट से राइट जाने पर वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। मतलब रेड का जो वेवलेंथ है
रेड का जो तरंग दैर्ध्य है कहते हैं लाल का, वो क्या है तो सबसे मैक्सिमम होता है, और यहाँ वॉयलेट का सबसे मिनिमम होता है। इसलिए वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, प्रकीर्णन, तो वो वॉयलेट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। क्योंकि स्कैटरिंग जो होता है दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के वेवलेंथ के, लेमडा के पावर 4 में। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसको हम उसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। यही कारण है कि हमें आकाश का रंग ब्लू दिखता है। 56, किसी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी भी तरल पदार्थ का, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ जाएगा? मात्रा बढ़ाने से, दबाव बढ़ाने से, घनत्व बढ़ाने से या द्रव्यमान बढ़ाने से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी का, इस बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें भी पूछा है। हर बार प्रेशर रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड हर बार क्वेश्चन बीपीएससी में आता है। अच्छे से इसको आपको इस पर बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए दोस्तों। आप पीसीएस का क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, प्रेशर बढ़ाने पर आप इसको देखे भी होंगे अपने आसपास। प्रेशर कुकर में क्या होता है दोस्तों, प्रेशर कुकर में आप जो खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, वो क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो उसका अपने अंदर का प्रेशर, उसमें डिफरेंस हो जाता है, अंतर होता है, जिसके कारण क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण जो भोजन है जल्दी पक जाता है। यदि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता तो भोजन तो आपको लगता है कि जल्दी हो गया, लेकिन वो भोजन आपका सही भोजन, सही से वो पका हुआ नहीं रहता। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, भोजन आपको जल्दी पक जाता है और अच्छे से पक भी जाता है। तो प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस पर। 57, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो, जब ध्वनि जो है तरंग के रूप में चलती है तो क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, साउंड जो ट्रेवल करता है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच में, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ग्रुप में वो चलती है। ओके, साउंड क्या तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड जब ट्रेवल करती है दोस्तों तो क्या होता है, पार्टिकल अपने, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल अपने क्या करता है, हेयर एंड देयर, हल्का फुल्का मूवमेंट तो करता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन वापस अपने स्थान पे आ जाता है। ओनली एनर्जी पास करता है, क्या करता है, एनर्जी पास करता है। तो देखिए ऑप्शन डी है, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना, जो भी पार्टिकल है, मीडियम के जो कण है, पार्टिकल है, अपने औसत स्थिति, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है, बिना एनर्जी को स्थानांतरित करते हैं, और बट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कभी आपने असेंबली में, अपने स्कूल के असेंबली में लगा होगा दोस्तों, इसके स्कूल के असेंबली में आप खड़े होंगे प्रेयर करने के लिए, या हो सकता है असेंबली वैसे भी लगता है कहीं पर, अगर कोई छोटा मोटा स्पीच भी दे रहा है तो उसके लिए भी असेंबली लगता है। मान लीजिए आपने अपने पीछे वाले को पुश किया, और सबको पुश करना है, सबको पुश करना है, तो आप अपना पोजीशन चेंज किए हुए दोस्तों अंतिम वाले को भी पुश कर सकते हैं। आपने अपने बगल वाले को पुश किया, उसने अपने बगल वाले को पुश किया, उसने अपने बगल वाले को पुश किया, अल्टीमेटली सब एक दूसरे को पुश कर देते हैं। तो किसी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, लेकिन सब एक दूसरे से पुश हो गए हैं। ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया अपने पोजीशन को बिना चेंज किए हुए। तो साउंड इसी भी साउंड जो है इसी प्रकार से ट्रेवल करता है। जो मीडियम के जो पार्टिकल है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। याद रखिएगा 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। 58, एक पियानो की पिच कम करने के लिए, कोई पियानो है उसका पिच कम करने के लिए, ये भी साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। साउंड चैप्टर से भी प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, प्रत्येक एग्जाम में बीपीएससी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। देखिए पिच, पिच क्या है, पिच से ये हमको पता चलता है साउंड में कि किसका आवाज़ पतला है, किसका आवाज़ आपका मोटा है, कर सकते हैं। जैसे मच्छर का पिच दोस्तों, मच्छर का पिच बहुत मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए उसका आवाज़ भिन 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 आपको करता होगा, हाई पिच होता है उसका। आपका मच्छर का हो सकता है, फीमेल का भी पिच दोस्तों बहुत मतलब अच्छा होता है, सुरीली लगता है, एकदम पतला पिच होता है, आप उसको कह सकते हैं। तो मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, गलत बात है। पिच के लिए मोटे स्ट्रिंग नहीं, पतला स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहिए। तनाव बढ़ाना चाहिए, हाँ टेंशन बढ़ेगा, आपका पिच बढ़ जाएगा। स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए, ये भी करिएगा तो आपका पिच का मतलब पिच बढ़ जाएगा। स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए, ये गलत है। तो दो ऑप्शन सही है दोस्तों, तो 58 का ई होगा। 59, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप अपने घर में भी अमूमन इसका यूज़ करते ही होंगे, आप फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं दोस्तों, लेकिन जब ऑफ़ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, लाइव वायर से जो कनेक्शन होता है उसका कट जाता है, जिसके कारण कि आपका जो है जो भी इक्विपमेंट है वो काम करना बंद कर देता है। फिलहाल जैसे पंखा बंद करना है तो जाकर पंखा का स्विच ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दी दोस्तों, वो क्या होता है कि जो सर्किट कंप्लीट था पहले, मान लीजिए ये था,
या स्विच क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं, ये जो लाइव वायर है, इधर लाइव वायर है और इधर लाइव वायर है, ये दोनों के बीच में ये गैप हो जाता है, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो आपका जो इक्विपमेंट है वो बंद हो जाता है। तो 59 का ए लाइव वायर। 60, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, कारण क्या है? देखिए, गुब्बारे के अंदर जो हवा होता है दोस्तों गर्म हो जाती है ऑब्वियसली, और उसमें एयर है, आपने फुलाया उसमें एयर दिया है, और उसको आप किसी जलते हुए चीज़ के पास लाइएगा तो एयर क्या होता है, एक्सपांड करता है, बहुत जल्दी एक्सपांड कर जाएगा। तो एयर एक्सपांड करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और उसका जो मान लीजिए गुब्बारा का वॉल्यूम आप ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है तो क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। यही कारण है। 60 का सी। 61, डैश ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में लिखा है दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महर्षि कणाद। किसने बताया था सबसे पहले? महर्षि कणाद। कणाद को सांख्य, ये दर्शन शास्त्र आप पढ़े होंगे कभी, 6 प्रकार का दर्शन है हमारे सिलेबस में, कम से कम बताया गया 6 प्रकार का दर्शन। दर्शन तो बहुत हैं, लेकिन 6 प्रकार का दर्शन हम लोग को बताया गया है, जिसमें कणाद को है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। ऑलराइट। 62, और उनके बाद डाल्टन जो बताए थे, पदार्थ के अंदर रूपांतरण वाली स्थिति में, पदार्थ के अंदर रूपांतरण अगर वो चेंज हो रहा है तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। 62 का बी। 63 का, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशेषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, किसी मिश्रण, कोई मिक्सर है, उसमें अलग अलग पार्ट क्या है, कंपोनेंट जो उसमें घुला हुआ है, ठीक है, डिजोल्व है, और उसको हम एक खास के टेक्निक से अधिशेषण विधि मतलब एब्जॉर्प्शन टेक्निक से हमको अलग करना है, उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, आपका बीपीएससी पीसीएस में पूछा है, सीडीपीओ में पूछा है, और हाल फिलहाल में जो बीपीएससी हुआ तो उसमें भी पूछा हुआ दोस्तों। अधिकतर सब्लिमेशन से क्वेश्चन पूछ देती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्वेश्चन पूछती है। ऑलराइट। 64, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिति को डैश द्वारा समझाया गया। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसने समझाया था? तो नील्स बोर। किसने? नील्स बोर। आप देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में बताता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा। उन्होंने अल्फा किरण को बोम्बार्डमेंट करवाया था किसमें? गोल्ड फॉयल पर, और उसको लगा कि बहुत सारा जो थी उसका जो रे है, अल्फा रे है, वो पास कर जाता है, बस सेंटर से कुछ वापस आ जाता है, बहुत कम वापस आ जाता है। तब उसने अपना ये डिसीजन दिया था, अपने कंसेप्ट लिखा था कि जो एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास है कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास है सेंटर में, वो क्या है? न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल है, जो ये अल्फा रे क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसको वो डिफ्लेक्ट कर देती है, अपने पाथ से डिविएट कर देती है। कुछ को तो 180 डिग्री पर भेज देती है और कुछ को हल्का हल्का डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताया था। ऑलराइट। और इन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस का जो नेचर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड बताया था। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सबसे पहले किसने समझाया था? तो नील्स बोर। किसने दोस्तों? नील्स बोर। जे थॉमसन को तो आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। प्रोटॉन का दोस्तों गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। ऑलराइट, ये सब ध्यान रखिए, ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देती है डायरेक्ट। 65, तत्व के द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद है। मास नंबर आप जानते हैं, मास नंबर क्या होता है? मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, यहाँ ऊपर उसका क्या होता है? ए होता है, नीचे क्या होता है? जेड होता है। जेड इसको क्या बताता है? प्रोटोन का नंबर, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं दोस्तों। कितना प्रोटोन है उसमें, ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। ऑलराइट। और ए क्या है? ए है मास नंबर है। ए क्या है? मास नंबर दोस्तों। ये प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का कलेक्टिव है, मतलब कह सकते हैं सम है, समेसन है। तो मास नंबर हमें किसके बारे में बताता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन के समेसन के बारे में, कि उसमें कितना न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, दोनों का एडिशन। तो 65 का डी। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में बीपीएससी भी पूछा है, यदि आप देखे होंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्वेश्चन वहाँ से जाके देख सकते हैं। बीपीएससी पीसीएस का अच्छे क्वेश्चन पूछा है, कुछ कंसेप्चुअल भी है। 66, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को डैश कहा जाता है। ऑब्वियसली आपने रासायनिक प्रक्रिया करवाया होगा, केमिकल रिएक्शन करवाया होगा दोस्तों, वहाँ देखिएगा कभी कभी बुलबुला बन जाता है। बुलबुला बनने के पीछे लॉजिक क्या है? तो वो क्या है? बुदबुदाहट है, प्रेसिपिटेशन जिसको कह सकते हैं, उसके कारण वो बनता है। तो 66 का डी।
नेक्स्ट 67, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही कर्म क्या है। देखिए दोस्तों, चांदी, लोहा और तांबा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी पढ़ा होगा, उसमें क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, सोडियम है, इसी प्रकार से दोस्तों सब। उससे पहले आता है क्या, आयरन, फिर आता है कॉपर, और कॉपर, आयरन, कॉपर आपका यहाँ पर है, लोहा, तांबा, चांदी, और सिल्वर तो बहुत नीचे आता है। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या होगा, क्रम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, प्रकृति में प्रतिक्रियाशील पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन होना चाहिए, फिर कॉपर होना चाहिए, फिर सिल्वर होना चाहिए। लोहा, कॉपर, लोहा, तांबा, दोस्तों कोई हमारा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था, सबसे पहले लोहा होना चाहिए, आयरन होना चाहिए था, फिर हमारे पास कॉपर होना चाहिए था, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए था, सिल्वर होना चाहिए, चांदी। तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, किसी ऑप्शन नहीं, तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट है। ऑलराइट, ऑप्शन ई भी तो देता है ना ऑप्शन में, तो ये भी आंसर तो हो सकता है 67 का ई। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर इसमें पूछेगा तो आयरन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो लिथियम होता है। 68, डैश को व्यापक रूप में भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है, किसको, मतलब फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसको कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को। आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं। कारण क्या है, दो कारण है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। दूसरी बात, क्लीन एनर्जी है, मतलब इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन का कोई मतलब खतरा नहीं होता, ज़्यादा पोल्यूट नहीं करता है ये। इसमें पोल्यूटेंट जो बाद में बहुत कम निकलता है, बहुत कम कहने के बराबर निकलता है। हाइड्रोजन का यूज़ तो बहुत दिनों से हो रहा है, रॉकेट के फ्यूल में हो रहा है दोस्तों, लेकिन कमर्शियल यूज़ में हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसको जो है कंट्रोल करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी भविष्य में इससे यूज़ होगा। आजकल हाइड्रोजन सेल से कई सारा इक्विपमेंट बन रहा है, बस बन रहा है, ट्रक बन रहा है, ये सब हाइड्रोजन से बनाया गया है दोस्तों। अब बहुत सारे टेक्निक आ गया है इसको कंट्रोल करने का, तो फ्यूचर ऑफ फ्यूल किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को। ऑलराइट, 69 देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का डैश समुद्र और महासागर में है। पृथ्वी पर जो पानी उपलब्ध है उसका कितना परसेंट समुद्र और महासागर में है, तो ये 97 पॉइंट दोस्तों, 97.4% जो है पानी जो है समुद्र में है, कह सकते हैं ओशन और सी में है, 97.4%। 70, प्रेशर कुकर में खाना पकने में कम समय लगता है, क्योंकि हमने अभी चर्चा किया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप माने ना माने दोस्तों, हर एक एग्जाम में, बीपीएससी हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, और अच्छे एग्जाम में भी रिपीट होता है। प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना है, इसके मतलब क्वेश्चन आता ही है। हम बताए थे प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आपका प्रेशर थोड़ा डेवलप हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, जिससे वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को बढ़ा देता है दोस्तों। यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। 70 का बी, बीपीएससी जो इस बार क्वेश्चन पूछी थी कि यदि हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, क्या ये सही है गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट सही था। बीपीएससी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी थी, जरूर आप उसको देख के जाइएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन थे। 71, सैप के आरोहण के लिए डैश बल जिम्मेदार है। सैप दोस्तों क्या होता है, तो आपने पेड़ पौधा दोस्तों, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो रूट से क्या लेता है, ये रूट से लेता है आपका, ये मतलब मॉइस्चर लेता है, कह सकते हैं कि वाटर लेता है, ऑब्वियसली रूट से ही मॉइस्चर लेता है। तो दो प्रेशर है यहाँ पे, एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है, एक रूट प्रेशर होता है। देखिए, जड़ दबाव रूट प्रेशर से भी लेता है, और ट्रांसपिरेशन पुल जिसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कहते हैं, तो दोनों से लेता है। तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा, 71 का ई। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब वो ट्रांसपिरेशन जो करता है उसके कारण एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो पानी को खींच लेता है नीचे से। दूसरा, रूट जो है नीचे, वो भी एक प्रेशर डेवलप लगाता है, जिसको पुल प्रेशर कहते हैं। दोनों के कारण जो है सैप मतलब क्या, वही लिक्विड, कोई लिक्विड जो है पानी के ऊपर पहुंचता है, तो वो आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि दोनों काम करता है वहाँ पर। जैलम से वाटर का कंडक्शन होता है, आप जानते होंगे, फिल्म से फूड का कंडक्शन होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, फूल के प्रजनन तंत्र को होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है प्लांट में दोस्तों, या फ्लावर में कह सकते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी का हिंदी होता है पुकेसर और गर्भकेसर। ऑलराइट, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल पार्ट है। 73,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को अधिकता को ग्लाइकोजन में बदलता है? देखिए कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? तो ये आपका इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है बीटा सेल से, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन निकलता है दोस्तों। ऑलराइट, और ये क्या करता है कि जो मैक्सिमम ग्लूकोज रहता है हमारे ब्लड में यदि मैक्सिमम ग्लूकोज हो गया जिसका हमको डाइजेशन नहीं करना है अभी फिलहाल में, उसको क्या करता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को दोस्तों ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको हम किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यही चीज़ प्लांट जो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज का स्टार्च के फॉर्म में, याद रखिएगा, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है, और हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर देता है? इंसुलिन। फिर इसी को कभी जरूरत पड़ता है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के हम लोग ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ये काम कौन करता है? तो ग्लूकागोन। ओके, इसका रिवर्स है एंटागोनिस्टिक ग्लूकागोन। तो 73 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 74 देखिए, को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। यहाँ से बहुत सारा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, सब यहीं से निकलता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। 75 डैश एकमात्र धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है? तो फुसफुस धमनी दोस्तों। एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, एक होता है पल्मोनरी वेन। वैसे कि देखिए क्या होता है कि जितना भी आर्टरी है, सारा आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी जितना भी हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, वो सारा उसका क्या काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ओके, और वेन का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना। ऑलराइट, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इसका नाम कुछ है, काम कुछ करता है। पल्मोनरी आर्टरी नाम है आर्टरी दोस्तों, लेकिन ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड विऑक्सीजनित मतलब रक्त को ये कैरी करता है। और जो पल्मोनरी वेन है, करना चाहिए था इसको डीऑक्सीजनेटेड का, लेकिन ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑलराइट, तो 75 का सी। 76 देखिए दोस्तों, लसिका और गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। लसिका का कितना पार्ट पानी से बना होता है? तो 94% पार्ट इसका जो है पानी से बना होता है। 77 अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है। ये एक है, ये किसका मतलब, उसके पीछे क्या कौन सा रिफ्लेक्स है? अच्छा भोजन, आप भी देखते होंगे घर में जब भी अच्छा भोजन बनता है तो मुंह में अपने आप पानी आ जाता है दोस्तों। इसके पीछे है अधिकृत प्रतिवर्ती क्रिया। कौन है? अधिकृत प्रतिवर्ती क्रिया। 78 तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल है आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट कौन है? तो न्यूरॉन। कौन दोस्तों? न्यूरॉन। आप जानते हैं न्यूरॉन हमारे बड़ी शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन होता है? न्यूरॉन ही होता है। ऑलराइट, 78 टीकाकरण की कल्पना डैश ने की थी। वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एडवर्ड जेनर। और सबसे पहला टीका जो है चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स का टीका, एडवर्ड जेनर ने ही खोजा था। ये जब से कोविड हुआ है, एक क्वेश्चन तो टीका पर आप समझिए कि वैक्सीन पर आता ही क्वेश्चन है। बीपीएससी अपने दोनों एग्जाम में, बीपीएससी पीसीएस में फर्स्ट में और पीसीएस सेकंड में दोस्तों, जो कैंसिल हो गया था दोनों में, पीसीएस में पूछती है कि कोविशील्ड किस कंपनी ने बनाया था? कोविशील्ड क्या वैक्सीन था? आपने पढ़ा भी होगा, आपने लिया भी होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोई भी ले सकते हैं आप, और कुछ अच्छे हैं तो स्पुतनिक लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे, कोविशील्ड कोवैक्सीन या स्पुतनिक में से कुछ लिए होंगे दोस्तों। तो कोविशील्ड किसने बनाया था? कोविशील्ड बनाया था अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाला ने। ओके, और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक दोस्तों, हैदराबाद में जो कंपनी है उसने कोवैक्सीन बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका बीपीएससी पीसीएस जो पहले हुआ था। और हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें पूछती है, यही क्वेश्चन पूछती है कि टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका का खोज किया था। और टेटनस के लिए हम कौन सा टीका यूज़ करते हैं? बीसीजी के लिए कौन सा टेटनस यूज़ करते हैं? डिप्थीरिया के लिए हम लोग कौन सा टेटनस यूज़ करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टीका यूज़ करते हैं, वैक्सीन यूज़ करते हैं? इन सबको मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ था। सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है। और यही ट्रेंड एक प्रकार से, इसी से तुमको ट्रेंड पता चलता है कि जो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कोविड का अभी तक चल रहा है, जैसे अभी लंपी वायरस दोस्तों, लंपी वायरस एकदम कह सकते हैं कि पीक पे है। तो लंपी प्रोवैक्स जो उसका वैक्सीन है, उसको हाल ही फिलहाल में जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इसको मंजूरी दी है, तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यही सब चीज़ पता चलता है। 80 निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? इसमें से कौन सा जो है साइकोलॉजिकल मेडिसिन नहीं है दोस्तों? देखिए कोकीन सब आपको लगता होगा कि ये मतलब नशा का चीज़, नहीं दोस्तों, ये मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। कोकीन है आपका, मॉर्फिन है, हेरोइन है, ये मतलब साइकोलॉजिकल, कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार होता है तो उनको कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन का मतलब छोटे अमाउंट दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। ऑलराइट,
लेकिन पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा होगा, क्या है, एंटीबायोटिक है दोस्तों। पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो क्या था, पेनिसिलिन ही था। तो पेनिसिलिन कोई आपका साइकोलॉजिकल ड्रग नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ आप जीएस का देख लीजिए, कहीं न कहीं आपके काम में आएगा। 81, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिक के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि है। आपको पता होगा 2020 में दोस्तों, जब कोविड हुआ था पहली बार और सरकार ने सब चीज़ को बंद कर दिया था, तो गलवान घाटी में हमारे बहुत सारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, और इन्होंने सामने वालों को ऐसी बात नहीं की, उसको भी छोड़ा नहीं, चीन के जो सैनिक थे उसको भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो कब हुआ, तो उसका मतलब डेट पूछ रहा है, तो 15 जून 2020 को, 15 जून 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है। 15 जून 2020 को मतलब कह सकते हैं कि जून के प्रथम पखवाड़ा को। 82, भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है। जो आत्मनिर्भर भारत सरकार जो घोषित की है उसमें 4L का जो प्रिंसिपल दिया है, उसमें 4L क्या है, तो देखिए उसमें है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लैंड जो है आपका, लैंड है, लेबर है, लिक्विडिटी है, और लॉ में उसके ट्रांसफॉर्मेशन से, सुधारों से है, रिफॉर्म से है। 83, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र का आधार वाक्य क्या है। जो उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र जो एस्टेब्लिश किया है, उसका जो है ध्येय वाक्य क्या है, तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। उसका क्या है, न्यूनतम सरकार मतलब कितना न्यूनतम हो सकती है, और अधिकतम शासन। 83 का डी। 84, भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों के, देखिए टीकों के वैश्विक मांग के लिए कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है, तो ये है आपका 50%। जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी, चाहे जायडस हो, सिप्ला हो, और भी जो है, ये सब जो है दोस्तों 50% टीका का ही निर्माण करती है, और 50% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्री से। 85, वंशधारा जल विवाद और जो है आपका साउथ में भी कई सारा जल विवाद है दोस्तों, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सबसे क्वेश्चन तो रहता ही है। ऑलराइट, तो कावेरी जल विवाद ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, ये है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में वंशधारा जल विवाद का संबंध है। 86, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को कारोबार बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ई करेक्ट होगा। तो ये कुछ साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको आता भी होगा, कुछ है कंसेप्चुअल है, जरूर उसको देख लीजिए। और भी कौन साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों यदि आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, इंटरेस्टेड है किताब पढ़ने में दोस्तों, किताब बेहतरीन है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये आपके ब्रेन का और किस प्रकार से हम बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से, सही कामों में, इसके बारे में बताएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही फिलहाल में मेरा मित्र ने इसको मंगाया है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, अभी चूँकि डिस्काउंट चल रहा है। हौसलों का सफ़र, ये देखिए 13 चुनिंदा IPS अफसर, जो 13 जो बहुत बेहतरीन साहसिक IPS अफसर रहे हैं, उनके साहसिक कारनामों को मोटिवेशनल कहानियाँ के माध्यम से इस किताब में बताया गया है। अच्छी कहानी है, यदि आप मोटिवेशनल कहानी या IAS IPS में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि टैबलेट वगैरह आप ऑनलाइन पढ़ते हैं दोस्तों, तो टैबलेट पर ही पढ़ना चाहिए। मोबाइल पर पढ़ने से क्या होता है कि आँख में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कुछ समय तो ठीक रहता है, बाद में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो टैबलेट पर पढ़िए दोस्तों, अभी बेहतरीन टैबलेट पर डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, कई सारे किताब दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियली किस प्रकार से इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेल तो पैसा का ही है। पैसा, नो डाउट पैसा सब चीज़ नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इफेक्ट एवरीथिंग दोस्तों। मनी आपके हर चीज़ को इफेक्ट करता है। आप सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए, आपके रहन सहन को, लाइफ स्टाइल को दोस्तों, आपके खाना पीना को इफेक्ट करता है। या भविष्य में कह सकते हैं कि आपके बच्चों का एजुकेशन किस प्रकार से होगा, या आपका एजुकेशन किस प्रकार से होगा, इसको भी मनी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कभी आप बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल, किस प्रकार के हॉस्पिटल को आप चॉइस करेंगे, वो मनी पे ही डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली मनी इफेक्ट एवरीथिंग। इस सब चीज़ों के बारे में, किस प्रकार के मनी को हम इन्वेस्ट करें, मनी का यूज़ करें, मनी कहाँ से मतलब आए दिन हमसे छीना जा रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं, या बैंक आपके मनी को किस प्रकार से यूज़ करती है, उस सबको आप समझ सकते हैं। अच्छा बोलने के खिलाफ दोस्तों, आप अपने कह सकते हैं कि फर्स्ट अप्रियंस ऑब्वियसली आपका जो फिगर होता है,
लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। 10 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि आपने पिछली बार जिससे मिला था वो भूल जाएगा कि आप कौन कपड़ा पहन के गए थे, लेकिन आपने उससे किस प्रकार का वार्तालाप किया था। आपका जो कन्वर्सेशन दोस्तों वो आजीवन याद रहता है। कभी कभी तो कह सकते हैं मरणासन स्थिति तक में यदि आपने उससे अच्छे से बातचीत किया तो बोलने की कला ये आप में कामयाबी में कहीं ना कहीं सक्सेस में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। किताब के माध्यम से सीख सकते हैं। अनफॉक योर ब्रेन, साइंस टू गेट योर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। यदि किसी प्रकार का दोस्तों एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर है, तो आप इस साइंस के माध्यम से सीख सकते हैं। हाइपर फोकस भी वही है कि कैसे हम हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, कम काम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ये सत्य है दोस्तों, बिल्कुल ट्रूथ है। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बहुत कम काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। रीज़न क्या है, उनको मतलब एक टेक्निक पता चल गया, वो पाथ पता चल गया कि कहाँ हमें काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें समय देना चाहिए, कहाँ नहीं समय देना चाहिए। ये आपको अंत में पता तो चल ही जाएगा, सबको पता चलता है, लेकिन बहुत समय निकलने के बाद कहते हैं ना, समय और समझदारी अगर यदि समय पर आ जाए तो आदमी बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। और ये चीज़ लेट से आती है तो सक्सेस तो होना ही है, बस थोड़ा लेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा दोस्तों। ऑल राइट, कहते हैं कि यदि आप एंग्री हैं दोस्तों, यदि आप एंग्री रहते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा एंग्री रहते हैं तो आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यदि आप फियरफुल, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, किसी प्रकार का डर है, तो इसका मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, और यदि आप शांत हैं, बिल्कुल पीस है दोस्तों, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वर्तमान में जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। ऑल राइट, तो हमें हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो जो हो गया हो गया। फ्यूचर को तो कोई देखा ही नहीं दोस्तों, कल कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है दोस्तों, कोई नहीं जानता है फ्यूचर के बारे में। क्या कह सकते हैं कि जो आपका फ़कीर राजा बन सकता है, राजा फ़कीर बन सकता है, ठीक है। समय लगता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और समय पर ही सब डिपेंड करता है। कहते नहीं कि समय जो है कोयला को कोहिनूर कर देता है। तो सारा चीज़ आप में पैसेंस किस प्रकार से है, किताब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता है। हमने भी कई सारे किताब परचेज़ किया है दोस्तों, और इन दोनों पढ़ भी रहे हैं। एल्केमिस्ट देखिए, ये मेरे आपको टेबल पे दिख जाएगा, गबन पढ़ चुके हैं। नारी जीवन के प्रेमचंद तो हमको अच्छे लगते हैं, इनके सारे किताब हमने पढ़ा है। डार्क हॉर्स, नीलोत्पाल मृणाल का आपने नाम भी सुना होगा, नए नए राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। डार्क हॉर्स में इन्होंने जो है मुखर्जी नगर दिल्ली में जो भी स्टूडेंट जाते हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, उनके बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने भाषा में, कम से कम बिहारियों के भाषा में तो बेहतरीन शब्द यूज़ किया है। मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी है कहीं ना कहीं बिहार का ही सिनेरियो को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो बेहतरीन है डार्क हॉर्स। रुक जाना नहीं, निशांत जैन अपने आप में हिंदी मीडियम के बहुत बड़े IAS ऑफिसर रहे हैं, और इन्होंने हिंदी मीडियम से पास किया, रैंक भी अच्छा लाए थे, तो उन्होंने ये किताब लिखा है, अच्छा किताब है। आपके अवचेतन के मन की शक्ति, हमने इस किताब को पढ़ चुका है। और एल्केमिस्ट और एटॉमिक हैबिट इन दोनों हम पढ़ रहे हैं। एल्केमिस्ट भी अच्छी किताब है, और एटॉमिक हैबिट्स के बारे में इसमें ये बताया गया कि कैसे आप छोटे छोटे प्रत्येक दिन छोटे छोटे बदलाव करते दोस्तों अपने आदतों में, अच्छी आदतों को पकड़ते हैं, उसका भी 0.1%, कोई भी अच्छी आदत आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो 0.1% उसको आप रखिए, और जो बुरी आदत है उसका 0.1% ही छोड़िए दोस्तों। देखिए अल्टीमेटली महीना के अंत में, साल के अंत में आपका स्थान जो है दोस्तों बहुत मतलब आगे निकल जाएगा, जो आप पहले रहेंगे, और बाद में एक प्रकार से कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप। तो ये किताब सब पढ़नी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको सिलेबस से बाहर जरूर पढ़ना चाहिए समय निकाल कर। अब बहुत समय आप खुद तो देखिए दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कितना समय आप कहाँ देते हैं, तो आपको खुद ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका समय कहाँ देना चाहिए। ऑल राइट, तो प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करो दोस्तों, और कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो बुक्स है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पर भी इस पर भारी छूट डिस्काउंट चल रहा है फेस्टिवल को लेके। और किताब में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही चाहिए दोस्तों। किताब आपकी कहते हैं कि ज्ञान जो है, आपको ज्ञान के प्रति लालच वंदनीय है। अगर लालच है दोस्तों आप में, अगर ग्रीड है, लालच है, लेकिन नॉलेज के प्रति दोस्तों, ये तो भगवान भी कहते हैं कि ये वंदनीय है, एकदम वंदनीय है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा यदि किसी और चीज़ के प्रति आपका लालच है, किसी और भी चीज़ के प्रति, ज्ञान के अलावा कोई और भी चीज़ के प्रति आपका लालच है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो निंदनीय है, निंदा का पात्र है दोस्तों। लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉलेज के क्षेत्र में आपको लालच करना चाहिए दोस्तों, नॉलेज के क्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। ऑल राइट, तो ये ऑल डिसाइड ऑन यू कि हाउ यू टेक इट, आप इसको किस प्रकार से लेते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।